के अचानक गायब होने की खबर मिलते ही आरब ओबराय बिना एक पल गवाए विदेश से भारत लौट आया। उसके अंदर बेचैनी और गुस्सा एक साथ उफान मार रहे थे। एयरपोर्ट से सीधे वह सिंघानिया मैंसन पहुंचा, जहां हॉल में राजवीर आराम से सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। आरब को देखते भी उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। आरब की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरे घर में जोर से पुकारा, रूही, रूही कहाँ हो तुम? लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। वह तेज कदमों से राजवीर के पास आया और उसका कॉलर पकड़ लिया। बताओ, रूही कहाँ है? राजवीर ने बिना प्रतिक्रिया दिए शांत स्वर में कहा। अपनी पत्नी के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर ओबराय? उसके शब्दों में ताना था। आरब ने गुस्से में उसे धक्का दिया और दांत भींचते हुए बोला, अगर एक शब्द और बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजवीर ने चश्मा ठीक करते हुए जवाब दिया, यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है जाकर अपनी पत्नी को ढूंढिए। आरब समझ गया कि उसे कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी जाते जाते उसने चेतावनी दी, अगर रूही को कुछ हुआ तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी भी। आरब वहां से निकल गया। वह काफी देर तक सड़कों पर बिना दिशा की गाड़ी चलाता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सख्ती। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कार्तिक को फोन लगाया। उसकी आवाज टूट रही थी, कार्तिक, मुझे रूही वापस चाहिए, कुछ भी करो, उसे ढूंढो। दूसरी तरफ से कार्तिक घबरा कर बोला, सर आप ठीक तो है ना? लेकिन आवाज में सिर्फ सिसकियां थी। आरब ने कॉल काट दिया। खुद से बड़बड़ाया, हर बार तुम मुझसे दूर चली जाती हो और हर बार मैं अंदर से खत्म हो जाता हूँ। तभी उसे याद आया कि पिछली रात उसने रूही को जो अंगूठी दी थी उसमें एक ट्रैगर लगा था। उसने तुरंत फोन में लोकेशन चेक की। स्क्रीन पर एक हॉस्पिटल का नाम दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हॉस्पिटल? वो वहाँ क्यों है? उसके मन में अनगिनत डरावने ख्याल आने लगे। उसने गाड़ी मोड़ी और तेजी से हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन से रूम नंबर पता करते वह लगभग दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा और दरवाजा खोलते ही घबराहट में बोला, रूही? कमरे में बेड पर बैठी लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप यहाँ? आरब उसके पास गया, उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तुम ठीक हो? उसने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया है? तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? लड़की ने हल्के से खुद को अलग किया और संयमित आवाज में बोली, मिस्टर ओबराय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। आरब को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने उसके कंधे पकड़ लिए। क्या मतलब अपनी मर्जी से? ये झूठ है। प्लीज कह दो कि ये झूठ है। लड़की की आंखों में अधीरता थी। उसने धीरे से उसके हाथ हटाए और कहा, यह सच है। और प्लीज ये पागलपन बंद कीजिए, मैं रूही नहीं हूँ। आरब सन्न रह गया। मैं नायरा हूँ। यह सुनते ही आरब का धैर्य टूट गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस, ये सब सुनना नहीं चाहता मैं। अभी मेरे साथ चलो। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगा। नायरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये आप क्या कर रहे हैं? तभी दरवाजे से एक शांत आवाज आई, नायरा। दोनों ने मुड़कर देखा। राजवीर अंदर आ चुका था। आरब की आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन उसने नायरा का हाथ नहीं छोड़ा। राजवीर पूरी तरह से शांत था। वह पास आकर बोला, मिस्टर ओबराय, लगता है आपको अब भी बात समझ नहीं आई। ये आपकी पत्नी नहीं है। आरब ने दांत भींचते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सच कड़वा होता है। फिर उसने नायरा की तरफ देखकर पूछा, आप ठीक हैं? नायरा ने फिर सिर हिलाया। यह देखकर आरब के अंदर कुछ टूट गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में उलझन, गुस्सा और डर सब एक साथ थे। वह बार बार नायरा के चेहरे को देख रहा था, जैसे उसमें अपनी रूही को ढूंढ रहा हो। लेकिन सामने खड़ी लड़की बार बार खुद को नायरा बता रही थी। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। आरब को समझ नहीं आ रहा था कि वह भ्रम में जी रहा है या उसके साथ कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसके लिए यह सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना था। राजवीर ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, नायरा चलो, घर चलने का वक्त हो गया है। नायरा जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, आरब ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी और आवाज घबराहट से भरी हुई, तुम इस तरह नहीं जा सकती। सुन रही हो ना? ये सब बंद करो। मैं सच में थक चुका हूँ। इसे कह दो कि तुम मेरी पत्नी हो। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ चलोगी। कमरे का माहौल और भारी हो गया। राजवीर, जो अब तक खुद को संभाले हुए था, एक कदम आगे बढ़ा और सख्त स्वर में बोला, मिस्टर ओबराय। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही आरब उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में बेकाबू गुस्सा था। चुप रहो, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। हमारे बीच किसी तीसरे का आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
उसने फिर नायरा की तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज़ नरम थी, जैसे वह पुराने पलों को पकड़ लेना चाहता हो। वह उसके करीब आया और धीमे स्वर में बोला, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। एक बार कह दो कि तुम रूही हो। नायरा की आंखें भीग चुकी थी, लेकिन उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी खामोशी ने आरव के भीतर की आग को और भड़का दिया। उसने अजीब सी बेचैनी के साथ राजवीर की तरफ देखा और कड़वाहट से बोला, ओ तो यही चाहती हो तुम कि मैं इसका अंत कर दूं? नारा एकदम सिहर गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं तो पहले मुझसे शुरुआत कीजिए। मैं नहीं चाहती। आपकी जिंदगी में जो भी था उसने ये सब कैसे झेला, लेकिन अगर मेरी वजह से आप किसी और को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो बेहतर है कि मैं ही ना रहूं। उसकी बात सुनकर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आरव की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और टूटन दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। वह रूही को देख रहा था, जैसे आखिरी उम्मीद भी उसके हाथ से फिसल रही हो। राजवीर ने गंभीर स्वर में कहा, आपको मदद की जरूरत है मिस्टर ओबराय। ये जिद किसी को भी बर्बाद कर सकती है। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अब भी रूही पर टिकी थी, लेकिन इस बार उनमें सवाल ज्यादा थे, गुस्सा कम। सच क्या था? क्या वह सच में किसी भ्रम में जी रहा था, या फिर कोई ऐसा राज छुपा था जिसे अभी सामने आना बाकी था? कमरे की हवा भारी थी। वो तीनों के बीच खड़ा था, एक ऐसा सच जो किसी की भी दुनिया बदल सकता था। नायरा की बात पहले ही आरव के दिल को चीर चुकी थी, और अब जब उसने खुद को किसी और की पहचान से अलग कर दिया तो उसके भीतर जैसे सब कुछ टूटने लगा। फिर भी उसने दांत भींच कर कहा, ये बात दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना, समझी तुम? उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। उसने तुरंत राजवीर की तरफ देखा और ठंडे लेकिन कठोर स्वर में कहा, और तुम, ये मेरी पत्नी है तो ये मेरे साथ ही जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। राजवीर के चेहरे पर एक हल्की व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। वह एक कदम आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, तुम्हारी पत्नी? लेकिन कैसे? अगले ही पल उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कागज और तस्वीरें आरव की तरफ उछाल दी। फोटो और दस्तावेज जमीन पर बिखर गए। राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन कागजों के हिसाब से मेरी और नायरा की शादी तुम्हारी कथित शादी से पहले हो चुकी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी है? इतना सबूत काफी है या और भी देखना चाहोगे? आरव के कदम जैसे वहीं जम गए। उसने नीचे झुककर तस्वीरें उठाई। उनमें नायरा और राजवीर एक साथ शादी के जोड़े में दिखाई दे रहे थे। तस्वीरें इतनी साफ और सटीक थीं कि एक पल के लिए कोई भी यकीन कर ले। दस्तावेजों पर तारीखें दर्ज थी, हस्ताक्षर थे, गवाहों के नाम थे, सब कुछ बेहद व्यवस्थित। आरव की सांसें तेज हो गईं। वह बार बार तस्वीरों को देख रहा था और फिर नायरा के चेहरे को। उसकी आंखों में उलझन और अविश्वास साफ था। नायरा खुद भी उन सब तस्वीरों को देख रही थी और उसके चेहरे पर घबराहट थी। यही वजह थी कि वह आरव की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। सबूत उसकी आंखों के सामने थे। आरव ने तस्वीरें हाथ में पकड़े पकड़े कहा, यह सब झूठ है, ये बनावटी है। नायरा मेरी बात सुनो, ये सब दिखाने के लिए तैयार किया गया है। तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ अब टूटने लगी है। तुम्हें याद है वो रात, वो पल, हमारी शादी? तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सब कैसे झूठ हो सकता है? राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा, कभी कभी यादें भी धोखा दे जाती हैं मिस्टर ओबराय। सच वही होता है जो साबित किया जा सके। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव के हाथ कांप रहे थे। तस्वीर उसकी उंगलियों से फिसल कर नीचे गिर गईं। उसके सामने खड़ी लड़की बार बार खुद को नायरा बता रही थी और अब सबूत भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन उसके दिल में अब भी एक आवाज़ थी जो कह रही थी कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा। सवाल अब और गहरा हो चुका था। क्या सच में ये सबूत असली थे, या फिर किसी ने इतनी बड़ी साजिश रची थी कि सच और झूठ के बीच की रेखा ही मिटा दी गई थी? नायरा अब तक अंदर से टूट चुकी थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए ठोस आवाज में कहा, मैंने आपको मौका दिया था खुद को सही साबित करने का।
लेकिन आप नहीं कर पाए। उसके शब्द साफ थे। भले ही भीतर तूफान चल रहा था, वह राजवीर के साथ बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक आरब ने गुस्से में उसका नाम लेकर जोर से पुकारा और पास आकर फ्लावर पॉट उठाकर राजवीर की दिशा में फेंक दिया। गमला दीवार से टकराकर टूट गया। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। एक पल के लिए नायरा घबरा गई। आरब गुस्से से भरा उसके करीब आया। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। और मैंने भी तुमसे कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, समझी तुम? उसकी आवाज में अधिकार था, दर्द था, जिद थी। नायरा ने कभी उसकी जिद की आगे जीत हासिल नहीं की थी और आज भी वह अंदर से कांप रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। आरब ने गहरी नजरों से उसे देखा और भारी आवाज में कहा, मैं जो करूंगा वो तुम सह नहीं पाओगी। वह चाहता तो उसी वक्त उसे साथ ले जा सकता था, लेकिन वह उसकी हालात जानता था। अस्पताल पहुंचते ही उसने डॉक्टर से उसकी सेहत के बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने साफ कहा था कि वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर है और उसे तनाव से दूर रखना उसके लिए बेहतर होगा। यही वजह थी कि आरब खुद को रोक रहा था। वह जानता था कि इस समय जबरदस्ती करना उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके भीतर का तूफान उसे तोड़ रहा था, लेकिन वह अपने कदम रोक कर खड़ा था, क्योंकि गुस्से से ज्यादा उसे उसकी सेहत की चिंता थी। और नायरा उस सब के बीच खड़ी थी, उलझी हुई, डरी हुई, लेकिन फिर भी अपने फैसले पर अड़ी हुई। राजवी नायरा को अपने साथ लेकर उसी अस्पताल से बाहर चला गया और आरब उसकी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। उसके भीतर गुस्सा, बेबसी और दर्द सब एक साथ उमड़ रहे थे। भारी कदमों से वह वापस अपने मेंशन पहुंचा। अंदर आते वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से आरुषि ने उसे पुकारने की कोशिश की, आरव। लेकिन विजय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अभी उसे कुछ मत कहो, इस वक्त उसे अकेला छोड़ दो। विजय बात सुनकर आरुषि चुप हो गई। कार्तिक पहले ही सबको आरब की हालत के बारे में बता चुका था, इसलिए घर में मौजूद हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माहौल भारी और खामोश था। उसी बेचैनी में नमन भी अपना सारा काम छोड़कर तुरंत वहां पहुंच गया। उसने कमरे में आते ही आरब को देखा और घबरा कर उसके पास चला गया। आरब बेड के सहारे फर्श पर बैठा था, सिर पीछे टिकाए हुए, आंखें बंद थी और चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था। नमन उसके सामने बैठ गया और बेचैन आवाज में बोला, आरब क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम यहाँ अकेले क्यों लौट आए? रूही कहाँ है? घर में मौजूद लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि रूही अचानक गायब हो गई थी। उसे ढूंढने के लिए आरब बाहर गया था, इसलिए सब उसकी बेचैनी को लेकर परेशान थे। कुछ पल तक आरब वैसे ही चुप बैठा रहा, जैसे उसके अंदर की ताकत खत्म हो गई हो। फिर उसने धीरे से आंखें खोले बिना ही भारी आवाज में कहा, मैं उसे फिर खो बैठा। लगता है इस बार रूही सच में मुझसे दूर चली गई है। शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसकी आवाज में ऐसी टुटन थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति एक पल के लिए खामोश रह गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने आरब को इस तरह पूरी तरह बिखरा हुआ देखा था। आरब की टूटी हुई आवाज सुनकर नमन का दिल बेचैन हो उठा।
वह तुरंत उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। धीमे लेकिन भरोसे से भरे स्वर में उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम, सब ठीक होगा। नमन पूरी रात वहीं उसके पास बैठा रहा। वह जानता था कि इस वक्त आरब को किसी सहारे की जरूरत है, इसलिए उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में आरब ने खुद को संभालने की कोशिश की। दर्द अब भी उसके अंदर था, लेकिन वह पहले से थोड़ा शांत दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक दिन मेंशन के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर राजवीर आया। उसे देखकर घर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ किस लिए आया है। इससे पहले कि कोई उसे कुछ पूछ पाता, ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। आरब गुस्से से भरा हुआ सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और सामने खड़े राजवीर पर नजर पड़ते ही जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन इसके बावजूद राजवीर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने आराम से कहा, शांत हो जाइए मिस्टर ओबराय, मैं यहाँ किसी लड़ाई के लिए नहीं आया हूं। मैं तो बस आप सबको एक निमंत्रण देने आया हूं। उसकी बात सुनकर सब लोग उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। फिर राजवीर ने आगे कहा, आज मेरी और नायरा की शादी की सालगिरह है। उसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब वहां आएंगे और हमारी खुशी में शामिल होंगे। उसके शब्द जैसे ही खत्म हुए, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सुनते ही आरब का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिना एक पल गवाए राजवीर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। राजवीर लड़खड़ा गया, लेकिन उससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, आरब ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी और हाथों की पकड़ इतनी कड़ी थी कि जैसे वह अपने अंदर का सारा दर्द उसी पल बाहर निकाल देना चाहता हो। गुस्से से कांपते हुए आरब ने राजवीर की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अगर बाकी लोग बीच में नहीं आते तो वह राजवीर पर टूट पड़ता। विजय रमेश ने उसे मुश्किल से रोका और किसी तरह उसे कमरे में भेज दिया। आरब भारी कदमों से अंदर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह अंदर ही अंदर जल रहा है। उधर विजय ने गुस्से से राजवीर को देखा और कड़ी आवाज में कहा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज शायद खत्म हो चुकी है। निमंत्रण के लिए थैंक यू, अगर वक्त मिला तो जरूर आएंगे। विजय की बात सुनकर भी राजवीर के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके होठों पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान थी और बिना कुछ कहे मुड़ा और वहां से निकल गया। जाते जाते उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, वह किसी भी कीमत पर आरब को खुश नहीं रहने देगा। मन ही मन वह सोच रहा था, आरब, तूने मुझे जितनी तकलीफ दी है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी महसूस करना होगा। इसी सोच के साथ वह मुस्कुराया, कार में बैठा और वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग परेशान और उलझन में थे। उनके अचानक आए निमंत्रण ने सबके मन में शक और बेचैनी भर दी थी। कोई भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था कि राजवीर जरूर कोई भी नई चाल चल रहा है। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। तभी रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है हमें उस पार्टी में जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। रमेश ने शांत आवाज में आगे कहा, राजवीर बिना वजह कुछ नहीं करता। मुझे पूरा यकीन है कि वह जरूर कुछ प्लान कर रहा है। अगर हम नहीं गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि वह क्या करने वाला है। रमेश की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद विजय ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें वहां जाना चाहिए ताकि हम उसकी हर चाल पर नजर रख सकें। आखिरकार सबने यही फैसला किया कि वे उस पार्टी में जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। उधर दूसरी तरफ कार्तिक को भी इस पूरे मामले की खबर मिल चुकी थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि राजवीर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। कार्तिक अच्छी तरह जानता था कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि वह हर चीज पर नजर रखेगा और राजवीर की किसी भी चाल को सफल नहीं होने देगा। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सबने आपस में बात करके पार्टी में जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन सबके सामने सबसे बड़ी मुश्किल आरब को समझाना था। वे जानते थे कि आरब की हालत अभी ठीक नहीं है और अगर वो वहां गया तो हालत और बिगड़ सकते हैं। इसलिए सब ने मिलकर उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि वह आज मेंशन से बाहर ना निकले। रमेश और विजय ने कार्तिक और मनीष को सख्ती से कहा कि वे आरब पर नजर रखें और उसे किसी भी हाल में बाहर ना जाने दें। लेकिन आरब को रोक पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से आरब की सोच शुरू होती है। वह चुपचाप अपने कमरे में गया, अलमीरा खोली और अपने खास अंदाज में एक डार्क सूट पहनकर तैयार हो गया। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और आंखों में वही तेज दिखाई दे रहा था। नीचे आते ही उसने कार्तिक और मनीष की तरफ देखा और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, चलो हम पार्टी में जाएंगे। दोनों एक पल के लिए उसे देखते रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब उसे रोकना नामुमकिन है। आखिरकार तीनों साथ में कार में बैठकर मैंसन की तरफ निकल गए। उधर मैंसन में चारों तरफ जश्न का माहौल था। लाइट से पूरा एरिया जगमगा रहा था। म्यूजिक चल रहा था और हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी। यह साफ नजर आ रहा था कि राजवीर ने इस पार्टी पर बहुत पैसा खर्च किया है। जिसे उसने छोटी सी पार्टी कहा था, वह असल में एक ग्रांड सेलिब्रेशन लग रहा था। आरब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया कि राजवीर का असली मकसद क्या है। वह रूही को सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में दिखाना चाहता था ताकि आरब उसके करीब ना आ सके। आरब ने धीरे से अपना फोन निकाला और उसमें रूही की लोकेशन चेक की। स्क्रीन देखते देखते वह मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ता चला गया।
उसके कदम धीमे थे लेकिन नजर बहुत सतर्क थी। उसने मन ही मन कहा, होनी तो यही चाहिए। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। सामने से रूही चली आ रही थी। वह एक खूबसूरत गाउन में थी और चलते हुए अपने गाउन को ठीक कर रही थी। उसका ध्यान सामने नहीं था, इसलिए वह बिना इधर उधर आगे देखे बढ़ रही थी। लेकिन जैसी आरव की नज़र उस पर पड़ी, वह एकदम रुक गया। उसकी आंखें बस रूही पर टिक गई। उस पल उसके आसपास का शोर, म्यूजिक और भीड़ सब जैसे गायब हो गए थे। उसे सिर्फ रूही ही दिखाई दे रही थी। आरव की नज़रें उसी पर ठहर गईं और उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर आए। गुस्सा, दर्द, तड़प और प्यार, सब कुछ। उसे देखते ही आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे वह पल भर में उसके सामने आकर उसे रोक लेना चाहता हो।